नमस्कार प्रिय भैयाओं, आज हम कक्षा द्वादशी कला वर्ग विषय इतिहास अध्याय 3 बाह्य आक्रमण व आत्मसातीकरण का प्रकरण 3 शक यानी सिथियन के बारे में अध्ययन करेंगे। सिथियन को पढ़ने के लिए मुख्यतः 4 बिंदु, एक तो सिथियन का परिचय, फिर शक शासक रुद्रदमन और सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार और उसके व्यक्तित्व के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर हम उसका परिचय लें तो हम कह सकते हैं कि ये मूल रूप से मध्य एशिया के निवासी थे। कौन? शक। इनको पश्चिम चीन की यूची जाति ने इनकी मातृभूमि मध्य एशिया से उखाड़ फेंका, ऐसा माना जाता है। तभी से उन्होंने अपना भाग्य भारत की ओर आजमाया। यूनानियों के बाद भारत में मध्य एशिया से आने वाली दूसरी विदेशी जाति जो थी वो कौन सी थी? शक थी। पहले कौन से थे? यूनानी, दूसरे शक। यूनानियों के बारे में हमने पहले और दूसरे प्रकरण में पढ़ा है। तीसरे प्रकरण में हम पढ़ रहे हैं शक समुदाय के बारे में। कहा जाता है कि इनका निवास सीथिया नामक प्रदेश था और वहाँ रहने के कारण ही इनको सिथियन कहा जाता था। पहली सदी ईस्वी पूर्व में बैक्ट्रिया में यूनानी राज्यों के प्रभाव या पराभव के समय कुषाणों से पराजित शक समुदाय पिथिनियों को पराजित करते हुए बोलन दर को पार करते हुए सिंध घाटी और पश्चिमोत्तर भारत में बस गए। भारत में शकों का प्रारंभिक राजनीतिक इतिहास जो कहा जाता है वो धुंधला है। फिर भी यह निश्चितपूर्ण कहा जा सकता है कि भारत में शकों की 5 शाखाओं में से ने उस समय अपने राज्य कायम किए थे। कितनी शाखाएं? 5 शाखाएं। शकों की विभिन्न शाखाओं से संबंधित सिक्के व अन्य स्रोत जो हैं हमें इतिहास में उपलब्ध हैं, जिनसे ये जानकारी मिलती है। एक शाखा अफगानिस्तान में थी, जिसकी राजधानी कौन सी थी? जिसकी राजधानी या केंद्र जिसको कहा जाता है वो कपिसा था। क्या था? कपिसा। दूसरी शाखा पंजाब में बसी, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। तीसरी शाखा मथुरा में स्थापित हुई, जिसे वहाँ 2 शताब्दियों तक शासन किया। चौथी शाखा ने पश्चिमी भारत में अपने राज्य स्थापित किया, जो 4वीं सदी के आरंभ तक विद्यमान रहा, जिसकी राजधानी उज्जैन थी। और शकों की 5वीं शाखा ने ऊपरी दक्कन में अपना राज्य स्थापित किया, जिसकी राजधानी कौन सी थी? नासिक थी। ये तो थे उसका परिचय, यानी उसको शक समुदाय की 5 शाखाएं, जो 5 शाखाओं में वो विभक्त था। अब आता है, अगर हम उसको और थोड़ा सा विस्तारित रूप लें तो हम कह सकते हैं कि उत्तर पश्चिम भाग में शकों ने अपने सैनिक अभियान में न तो भारतीय शासकों का और न ही जनता के प्रतिरोध का कठोर सामना करना पड़ा, अपितु लेकिन भारतीय साहित्य की परंपरा में 56 ईस्वी पूर्व में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य द्वारा शकों पर उसकी निर्णायक विजय का भी उल्लेख मिलता है। विक्रमादित्य, शकों पर विक्रमादित्य की इस ऐतिहासिक विजय ने उसे अपनी प्रतिष्ठा और लोकप्रियता प्रदान की। विक्रमादित्य का नाम एक महान उपाधि में प्रतिष्ठित हो गया। प्रत्येक राजा इस उपाधि को धारण करने के लिए ललायित रहता था। प्रतिष्ठा, पराक्रम और महान प्रतीक के रूप में भारतीय राजा विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने की प्रथा जो है वो आगे से आगे प्रचलन में प्रारंभ हो गई। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले राजाओं में सर्वाधिक ख्याति प्राप्त राजा हुआ करते थे। हमने पढ़ा है 5 शाखाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नासिक और उज्जैन शाखा थी। मौलिक रूप से शक मध्य एशिया में रहने वाले थे और धीरे धीरे उन्होंने पश्चिमी भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया। उज्जैन और नासिक के शक सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। नासिक के शकों में सर्वाधिक नहपान तथा उसने सातवाहनों को पराजित कर उनके एक बहुत बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया था। किंतु कहा जाता है कि 124 ईस्वी में गोमती पुत्र सातकर्णी ने नहपान का क्या कर दिया था? वध। जूनागढ़ के शिलालेखों में उसकी सैन्य सफलता तथा सुदर्शन झील की मरम्मत की जानकारी भी मिलती है। सुदर्शन झील के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उसकी मृत्यु के बाद उज्जैन में शकों का क्या हो चुका था? पतन हो चुका था। अब आता है शक शासक महारुद्रदमन। शक शासक रुद्रदमन की अगर हम बात करें
तो शक शासकों के वंशजों में जयदमन के पुत्र रुद्रदमन प्रथम, जिन्होंने 130 से लगाकर 150 ईस्वी तक शासन किया। उज्जैन में शक शासकों में सबसे प्रतापी था। भारत में स्थापित शकों के विभिन्न राज्यों में से केवल पश्चिमी भारत अर्थात गुजरात में स्थापित शाखा का ही 4 सदियों तक शासन विद्यमान रहा, ऐसा माना जाता है। गुजरात के बंदरगाहों में से होने वाले विदेशी व्यापार ने उसको भारी आर्थिक समृद्धि प्रदान की। परिणाम स्वरूप उन्होंने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के चलाए। किन्होंने? शक समुदाय के शासकों ने। यहाँ के शक शासकों में सर्वाधिक ख्याति प्राप्त अगर शासक जिसको माने तो वो था रुद्रदमन प्रथम। इस विषय में सर्वाधिक जानकारी उसके स्वयं के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। यह अभिलेख शक संवत 72 अर्थात 125 ईस्वी में लिखा गया था। विदेशी होते हुए भी उसने सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में इतना लंबा अभिलेख जो है, कौन सा अभिलेख? जूनागढ़ अभिलेख कहा जाता है, उसको लिखा। इससे यह बात साफ है कि रुद्रदमन ने संस्कृत को बढ़ावा दिया है। यह उसी शिला पर उत्कीर्ण है जिस पर अशोक के 14 शिलालेखों का एक सेट और गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के 2 लेख भी उत्कीर्ण हैं। ये देखो चित्र हमें दिखाई दे रहा है। एक तो चित्र है जो महाक्षत्रप रुद्रदमन का चित्र है और दूसरा बिना सिर वाली कनिष्क की एक मूर्ति दिखाई दे रही है। बिना सिर वाली ये मूर्ति हमें दिखाई दे रही है। एक चित्र जो है महाक्षत्रप महारुद्रदमन का है। अब आता है सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार। सुदर्शन झील की अगर हम बात करें तो हम उसके परिचय के बारे में, जूनागढ़ लेख में रुद्रदमन द्वारा सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार के विषय के साथ ही रुद्रदमन की उपलब्धियों और उनके कार्यों के बारे में उस अभिलेख के अंदर विस्तृत वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के गवर्नर पुष्यगुप्त ने गिरनार के समीप, गिरनार कहाँ है? गुजरात। गिरनार के समीप जन कल्याण हेतु सुदर्शन झील का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? एक बार वापस ये प्रश्न, 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक तो निर्माण किसने करवाया, दूसरा जीर्णोद्धार किसने करवाया ना। तो निर्माण किसने करवाया? मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के गवर्नर पुष्यगुप्त ने गिरनार के समीप इसका निर्माण करवाया। किस हेतु? जन कल्याणकारी हेतु, यानी लोग इससे जल प्राप्त करें, सिंचाई करें, पीने के लिए उपयोग में लाए। अशोक के राज्यकाल में सिंचाई के लिए इसी झील से अनेक नहरें भी निकाली गई। अनेक शताब्दियों तक यह झील सौराष्ट्र के किसानों के लिए सिंचाई का महत्वपूर्ण स्रोत रही। रुद्रदमन के शासन काल में अतिवृष्टि के कारण सुदर्शन झील का बांध टूट गया, दरार आ गई। इसका पुनः निर्माण बहुत कठिन और खर्चीला था, किंतु रुद्रदमन ने प्रजा की भलाई के लिए सचिवों का विरोध के बावजूद भी अपने निजी कोष से, कहा जाता है कि विशाल धनराशि व्यय कर इस बांध का पुनर्निर्माण करवाया था। प्रजा पर कोई अतिरिक्त कर न लगाया, यानी उसने प्रजा से भी शुल्क वसूल नहीं किया, यानी कर वसूल नहीं किया। सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार का यह कार्य उस समय सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर सुविशाखा द्वारा संपन्न करवाया गया था। फिर आता है साम्राज्य विस्तार। अगर हम साम्राज्य विस्तार की बात करें शक समुदाय की, तो ये संपूर्ण जानकारी हमें किससे मिल रही है? जूनागढ़ के अभिलेख से। जूनागढ़ अभिलेख में महारुद्रदमन, यानी अपन कह सकते हैं रुद्रदामन की विजयों का उल्लेख यूँ मिलता है कि वो कहते हैं कि अकर जो पूर्वी मालवा, अवंती पश्चिमी मालवा, अनूप नर्मदा तट प्रदेश, त्रिवत उत्तरी काठियावाड़ उसकी राजधानी आनंदपुर, सौराष्ट्र दक्षिणी काठियावाड़, मरु मारवाड़, कच्छ सिंध निचली सिंधु घाटी का पश्चिमी क्षेत्र जो वर्तमान के नाम बता रहा हूँ, पूर्वी तट के प्रदेश कुकर यानी पश्चिमी मध्य भारत के प्रदेश, निसाठ विंध्याचल, उत्तरी कोंकण व अरावली पर्वतमाला के ये सारे जो प्रदेश थे ये शक वंश के समुदाय ने जीत लिए थे। ये सारे जानकारी कहाँ से मिल रही है? जूनागढ़ अभिलेख से। नासिक अभिलेख के अनुसार विजित प्रदेश जो गोमती पुत्र सप्तकर्णी यानी 7 करणी के थे, अतः निश्चित रूप से यह प्रदेश रुद्रदामन ने गोमती पुत्र के किसी वंश से छीने होंगे, ये तय है। जो भी हो रुद्रदामन ने साम्राज्य के सिंधु यानी सोविर
यानी मुल्तान सिंधु नदी के मुहाने तक का प्रदेश, इसमें मालवा, गुजरात, काठियावाड़, उत्तरी कोंकण, पश्चिमी राजस्थान और सिंध के प्रदेश जो है वो उसमें सम्मिलित हैं, जो रुद्रदमन ने जीते थे। अब आता है शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदमन के प्रशासन पर भी प्रकाश पड़ा है, यानी उसमें लिखा गया। प्रकाश डालने का मतलब उस जूनागढ़ अभिलेख से ये जानकारी मिलती है उसकी शासन व्यवस्था के बारे में भी। उसका विशाल साम्राज्य प्रांतों में विभक्त था, प्रांत यानी अलग अलग राज्यों में विभक्त था, जिसका प्रशासन प्रांतीय शासकों के अधीन था। सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार सौराष्ट्र के प्रांत गोंडल, पल्लव जातीय सुविशाख द्वारा संपन्न किया गया। राजा को राज्य कार्य में सहायता के लिए मंत्री परिषद हुआ करता था। शासन प्रबंधन में परामर्श देने वाले मंत्रियों को सचिव, राज आज्ञाओं और नीतियों को क्रियान्वित करने वाले अधिकारियों को कर्म सचिव कहा जाता था। अमात्य यानी मंत्रियों के गुणों का वर्णन सुविशाखा की प्रशंसा करते हुए किया गया है। उसकी व्यवस्था एवं कर प्रणाली किस प्रकार की थी? धर्म आधारित थी, अधर्म आधारित नहीं थी। धर्म के अनुसार उनको जनता से कर वसूल किया जाता था। फिर आता है व्यक्तित्व। किसका व्यक्तित्व? रुद्रदमन का व्यक्तित्व। जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदमन के व्यक्तित्व के अनेक पक्षों को स्पष्ट करता है। इस लेख में उसके व्यक्तित्व का वह जो पक्ष सर्वाधिक उभरा है वो कौन सा पक्ष है? क्योंकि हमने अभी तक पढ़ा उसमें ये बताया गया कि रुद्रदमन एक जन कल्याणकारी राजा था, जो जन कल्याणकारी कार्यों में अपना आतिथ्य व्यय करता था। जैसे सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार बिना कर लिए, उसने प्रजा के लिए अपने मंत्रियों का विरोध के बावजूद अपने निजी कोष को धन व्यय करके सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। उसने बांध के लिए प्रजा से कोई अतिरिक्त कर या अनुचित कर भी नहीं लिया। उस उच्च आदर्शों का पालन करने वाला प्रजा वत्सल राजा उसको कहा जा सकता है, इसमें कोई अतिशुक्ति नहीं होगी। वह सदैव शरणागत की रक्षा करने वाला, युद्ध के अतिरिक्त किसी का भी वध न करने की प्रतिज्ञा देने वाला एक दयालु व्यक्तित्व था। उसने अपने प्रजाजनों को डाकुओं, जंगली पशुओं, रोगों से भय मुक्त किया। वह एक कुशल सेना नायक योद्धा भी था। उसी के साथ साथ वह शस्त्र शास्त्रों दोनों विद्याओं में पारंगत था। वह संगीत व शास्त्रों का ज्ञाता, संस्कृत व संस्कृति का संरक्षण, काव्य शास्त्र, शब्दार्थ यानी व्याकरण, न्याय, तर्क शास्त्र का ज्ञाता था। हाथी, घोड़े, रथादि के संचालन व तलवार, ढाल आदि के युद्ध में भी क्या था? प्रवीण था, यानी परिपूर्ण था। इन्हीं गुणों के साथ साथ वह अद्भुत शारीरिक सौंदर्य का स्वामी भी था। उसके सिक्कों से ये पुष्टि होती है कि रुद्रदमन बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व का धनी था। अपने स्वतंत्र शासन के बावजूद महाक्षत्रप की उपाधि को उसी प्रकार उसने धारण किया जैसे पुष्यमित्र शुंग सम्राट होते हुए भी सेनापति उपाधि रखता था। पुष्यमित्र शुंग जो था वो सम्राट था, लेकिन उसको किस इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? सेनापति। उसका व्यक्तित्व इसी बात का भी प्रमाण है कि रुद्रदमन व उसके उत्तरोत्तर शासकों का इस समय तक लगभग भारतीयकरण हो चुका था, यानी वह भारत में मिल चुके थे। रुद्रदमन के उत्तराधिकारी कमजोर शासक थे। उसके उत्तराधिकारी के रूप में दामजाद का नाम आता है, लेकिन वो कमजोर शासकों में गिने जाते थे। अभी स्क्रीन पर कुछ गरकारी आपको नजर आ रहा है, उस गरकारी को अपनी उत्तर पुस्तिका में शुद्ध लेखनी में करना है। धन्यवाद। अगला प्रकरण के लिए हम आगे बढ़ेंगे।